उस दिन 12 बजे के आसपास पापा का फ़ोन आया था और मैं नहीं उठा पाया, तो 1 बजे मैंने उनको कॉल बैक किया और बताया कि जीत गए। लेकिन पिताजी आपको आईएएस बनाना चाहते थे क्या? मतलब ये बातचीत हुई क्या कहीं? मतलब वो खुश थे क्या इस चीज़ से कि नेता बन गया? ये तो मुझे नहीं पता कि वो कितना खुश हुए हैं इस बात से, नहीं हुए हैं। आपके चाचा विधायक हैं नरपतगंज से, जयप्रकाश यादव। उम्मीद करते हैं कि वो उनकी विचारधारा बदले, वो समझे कि भाजपा कितना कम्युनल है, कास्टिस्ट है। जीत के बाद सबसे पहले आपने फ़िलिस्तीन का झंडा उठाया था। हम इज़राइल के खिलाफ विरोध करने में कभी इज़राइल के फ्लैग को नहीं जलाते हैं, या इज़राइल के झंडे को हम नहीं जलाते हैं, या उसको अपने पैर के नीचे नहीं दबाते हैं। लोग कह रहे हैं कि बीएचयू में ये आदमी मोदी का समर्थक हुआ करता था। कभी मोदी का समर्थक नहीं था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में इस बार भी वाम दलों का दबदबा रहा है। हालांकि वाम दलों के दो धड़े में बंट जाने के कारण इस बार जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत मिली है। इसके अलावा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव की सीट पे लेफ्ट यूनिटी की आइसा और डीएसएफ पैनल को जीत मिली है। शपथ ग्रहण के बाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नीतीश कुमार। नीतीश, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। घर में कोई बातचीत हुई अभी तक? अररिया का लड़का दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव जीतता है, बड़ी चीज होती है। बिल्कुल, घर पे बातचीत हुई और उसी वक्त जिस वक्त मैं जीता था, तो घर पे फ़ोन किया। लगभग 1 बजे का वक्त हो रहा था। नॉर्मली गांव में लोग 8 बजे 9 बजे तक सो जाते हैं, बट पता नहीं क्यों उस दिन 12 बजे के आसपास पापा का फ़ोन आया था और मैं नहीं उठा पाया, तो 1 बजे मैंने उनको कॉल बैक किया और बताया कि जीत गए। वो बोले ठीक है, फिर वो फ़ोन काट दिया। लेकिन पिताजी आपको आईएएस बनाना चाहते थे क्या? मतलब ये बातचीत हुई क्या कहीं? मतलब वो खुश थे क्या इस चीज से कि नेता बन गया? हो सकता है इससे पहले उनको लगता कि पता नहीं वहां जाके और क्या क्या चीजें कर रहा है, जब आप भूख हड़ताल पे बैठे होंगे, आंदोलनों में जाते होंगे। इस बार उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, कुछ बड़ा कर गया इस बार? ये तो मुझे नहीं पता कि वो कितना खुश हुए हैं इस बात से, नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि वो ऐसा नहीं कि कुछ मुझे बनाना चाहते थे। ये मतलब मेरा ही मानना था कि मैं आईएएस बनूंगा एक दौर में। मतलब वो ऐसा दौर है, समझिए कि 8वीं 9वीं में पढ़ रहा था और आपके पास 2 स्ट्रीम है चुनने के लिए, या तो आप इंजीनियरिंग चुनिए या मेडिकल चुनिए। और मुझे साइंस बिल्कुल पसंद नहीं था, मतलब मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो उस कारण से मैं उधर जा नहीं सकता था। तो उसी के समकक्ष ऐसा कुछ आपको चुनना है जो आपको एक डिग्निटी, जो सोशल डिग्निटी है, वो बरकरार रह सके। तो उसके बतौर मुझे बोला कि मैं आईएएस बनूंगा। तो ये ऐसा बहुत कॉन्शियस डिसीजन नहीं था, तो सोसाइटी के प्रेशर में जो लोग आकर के डिसीजन लेते हैं। और वही हुआ कि एक समय आने के बाद जब मैं बीएचयू में आया, तो चीज़ों को जब समझा, तो वहीं से चीज़ें साफ हो गई कि ये तो मेरे लिए नहीं बना है। लेकिन उस वक्त भी मैं घर पे नहीं बताया, क्योंकि घर वाले एकदम उम्मीद में बैठे हुए थे कि तमाम चीज़ें होंगी। राजनीति में आने के बाद घर वाले, ऑब्वियस सी बात है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आने के बाद, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आने के बाद, कि उनको लगता है कि सरकारी नौकरी लीजिए, भले ही आप कैसा भी लीजिए, कलर की बनिए, पियून का ही नौकरी लीजिए, लेकिन सरकारी नौकरी लीजिए। ये सब राजनीति वगैरह तो परहेज। मतलब ज्यादा बातचीत नहीं हुई है उसके बाद? हाँ, ज़्यादा बातचीत नहीं, वो बस वही बोले कि ये मीडिया आ रहे हैं, वो मीडिया आ रहे हैं, तो बोला हाँ हाँ ठीक है, बात कर लीजिए, इस टाइप से। बहुत बात नहीं। अच्छा, नतीजों पे अब बात करते हैं। भले ही आप लोग पैनल में जीत के आए एक बार, लेकिन एक सीट का नुकसान हुआ, जो आमतौर पे आप लोग बहुत संगठित होके ये मानते हैं कि जितने भी संगठन यहाँ पे लड़ते हैं, एनएसयूआई हो, आरजेडी हो, एसएफआई हो, ये जितने भी यहाँ पे संगठन लड़ते हैं, सब यही कहते हैं कि एबीवीपी को रोकना है। लेकिन एक सीट इस बार निकल गया, तो इस चीज का थोड़ा एक अफसोस है सारे संगठनों में। बिल्कुल, इस कैंपस को इस बात का अफसोस है कि जो चीज़ नहीं होना था वो हुआ। और 2015-16 में जब एबीपी जीत करके आया था, तो उस वक्त पूरे कैंपस ने एक साथ ये बोला था, और बतौर आइसा एक बड़ा वाम संगठन था, लेफ्ट का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, अभी भी है। तो कैंपस ने बोला कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप यूनियन से एबीपी को बाहर रखें। और पहली बार एंटी फासिस्ट अलायंस के बतौर एसएफआई के साथ इस कैंपस में अलायंस हुआ। और फिर उसके बाद लगातार 10 सालों से वो अलायंस फिर डीएसएफ के साथ, फिर एएसएफ के साथ चला। लेकिन इस बार लगातार कोशिश करने के बावजूद वो अलायंस नहीं बन पाया, और आइसा डीएसएफ शुरुआती समय से जो अलायंस हमारा चल रहा था, उसके बतौर हम एक एंटी फासिस्ट अलायंस के बतौर उभरे। और कैंपस ने हमें भरोसा जताया। जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे बहुत कम मार्जिन से, 80-83 वोट के मार्जिन से एबीपी जीता है। बस वही है, 2 बात मैं यहाँ कह देना चाहता हूँ, अलग अलग मीडिया हाउसेस को भी मैंने ये बताया। पहला ये कि उस चीज़ को मत दोहराइए जो 2015-16 में आपके
जो चुने हुए परिषद के लोग थे, एबीपी की जॉइंट सेक्रेटरी, जिसने चुनने के बाद इस जेएनयू को शट डाउन करवाने का पूरा काम किया। अपने ट्विटर हैंडल से #shutdownJNU कैंपेन चलाया और जेएनयू का स्टूडेंट जो उनको मैंडेट दिया था उसके खिलाफ उन्होंने काम किया। और वही वक्त था कि जेएनयू के खिलाफ खड़ा हुआ और ऐसे लोगों को बाहर किया, और उसके बाद 10 साल तक एबीवीपी कहीं भी यूनियन में दिखाई नहीं दी। कैंपस ने दोबारा उनको मैंडेट दिया है कि जिस कैंपस इशूज़ के लिए वो बोलते हैं कि हम काम करेंगे, वो काम करे, कैंपस को बेहतर बनाए। यदि लेकिन वो कैंपस के खिलाफ काम करने की कोई कोशिश करेंगे, कैंपस को बंद कराने की कोशिश करेंगे, या स्टूडेंट्स की प्रवक्ता के बजाय यदि वो भाजपा के प्रवक्ता के बतौर इस कैंपस में काम करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स जो है उनको सेकेंड भी नहीं लगाएगा कि वो उसको उनके पद से हटा दें। अच्छा, जैसे जॉइंट सेक्रेटरी पद पे जो वैभव मीना चुन के आए हैं, आज हमने देखा है कि आप लोग एक प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, लेकिन उसमें भी जो आपकी लेफ्ट यूनिटी के जो 3 जीत कर आए हैं पैनल में, सिर्फ उनका नाम है, चौथे का नाम नहीं है। तो क्या नीतीश एक अपनी जिम्मेदारी ऐसी भी निभाने की कोशिश करेंगे कि आप यूनियन के अध्यक्ष हैं, ना कि मतलब किसी संगठन के एक उम्मीदवार के तौर पे आप जीत के आए? मतलब सुनिश्चित करने की ये सब कोशिश आप करेंगे? बिल्कुल कोशिश होगी। काउंसिल मीटिंग होने वाली है इस फ्राइडे को, तो उस काउंसिल मीटिंग में हम यही कोशिश करेंगे कि ऐसे रिजोल्यूशन पास हो जिसपे सबकी सहमति बने, जिसपे काउंसिल की सहमति बने। इसमें काउंसिल जो बहुमत से पास करेगा वो चलेगा। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसका परिषद के लोग समर्थन नहीं करते हैं। अब जैसे एनईपी की बात करते हैं, तो उनके जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी वो मंच पे खड़े होकर के बोली कि मैं एनईपी का समर्थन करता हूँ। तो जब वो एनईपी का समर्थन करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो यूनिटी मार्च का कॉल दिया गया, जो एनईपी के खिलाफ है, जो एफआईपी के खिलाफ है, वो उसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अगर उनका कोई स्टैंड अलग है तो ऐसा तो नहीं है कि हम उनके कारण अपने यूनियन को रोक दें, यूनियन की जो फंक्शनिंग है, जो दिशा निर्देश है, उसको रोक देंगे। काउंसिल मीटिंग होने वाली है फ्राइडे को, उस काउंसिल मीटिंग से तय हो जाएगा कि यूनियन का दिशा निर्देश क्या होगा। और काउंसिल मीटिंग में एक बड़े फोर्स के बतौर जो परिषद के खिलाफ खड़े हैं, जितनी ताकत इस कैंपस के जो प्रोग्रेसिव ताकत है, जिसमें अलग अलग संगठन के काउंसलर्स हैं, सीआरजेडी से लेकर के एनएसवाई से लेकर के साइंस स्कूल के कुछ इंडिपेंडेंट एंटी राइट काउंसलर्स हैं, तो उनके साथ हम बहुमत में हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि काउंसिल का दिशा निर्देश एक लेफ्ट प्रोग्रेसिव यूनियन होगा, जिसको हम आगे चल के अलग अलग प्रोटेस्ट के माध्यम से, अलग अलग जुलूस के माध्यम से, अलग अलग डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से कैंपस की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। अभी भी जब आपने 3-4 दलों का नाम लिया, उसमें एसएफआई का नाम आप नहीं ले रहे हैं, जबकि आप नहीं, एसएफआई का भी है, गलती से ठीक छूट है। गया था। तो जैसे प्रेसिडेंशियल डिबेट में हाँ। आपने सीताराम येचुरी को याद करते हुए उनके शब्दों को कोट किया, हाँ। लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि एसएफआई के साथ गठबंधन नहीं बन सका? मतलब एक आरोप लगते हैं, आयशा पे एक आरोप लग रहा है कि इस बार जो रोटेशन उनका होता है कि इस बार प्रेसिडेंट वो, अगले बार प्रेसिडेंट वो, उसके बाद वो, तो ऐसा क्या जो एकदम नहीं बन पाया और दोनों संगठन इस चीज को लेके अड़ गई कि नहीं, अब रास्ते अलग हो ही जाने चाहिए? क्या ये आत्ममंथन का दौर है सबके लिए? अगर जैसे आप अगर इस चीज को बहुत गंभीरता से लेते हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी का एक पद एबीवीपी ने जीत लिया, तो क्या ये आत्ममंथन का दौर है थोड़ा वाम दलों के लिए? पहला सवाल आपका है कि रोटेशन पे सवाल आया कि क्या एसएफआई ने ये बोला कि रोटेट होना चाहिए हर साल, इस कारण से। पहली बात, इस कैंपस में 2016 में पहला एंटी फासिस्ट अलायंस आयशा और एसएफआई का हुआ। 2016 से पहले आप इतिहास निकाल के देख लीजिए, किसी भी सेंट्रल पैनल पोस्ट पे 2006 से लगातार एसएफआई कभी नहीं जीता था। वो लगातार आयशा ने उस सारे चारों सेंट्रल पोस्ट पे जीत हासिल की। एक बार 2012 में डीएसएफ जो एसएफआई से टूट के बना था, डीएसएफ का प्रेसिडेंशियल पोस्ट पे जीता हुआ, और 15 में कन्हैया ने एएसएफ से जीत हासिल की। 2006 से लेकर के, ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, 2016 तक। 2016 में जब पहली बार इस कैंपस में एक एंटी फैसिस्ट अलायंस होता है, 2016 में भी आयशा का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आई गेस। फिर 17 का भी यूनियन में हमारा प्रेसिडेंट था, 18 के भी यूनियन में हमारा प्रेसिडेंट था, 19 के यूनियन में एसएफआई के पास 15 साल बाद इस कैंपस में एसएफआई का प्रेसिडेंट बना, वो भी यूनाइटेड लेफ्ट अलायंस, आयशा, एसएफआई, डीएसएफ, एएसएफ। तो रोटेशन का कहीं कोई नियम नहीं है इस कैंपस में, कहीं कोई रूल नहीं है, और अलायंस करने से पहले कहीं कुछ नहीं बोला गया। पहली बात, अगर आप रोटेशन की बात करते हैं एसएफआई वाले, तो ये भी समझने की बात है कि एएसएफ भी उस संगठन में है, तो फिर एसएफआई एएसएफ को भी मिलना चाहिए प्रेसिडेंट का पोस्ट। फिर डीएसएफ भी है तो उसको भी मिलना चाहिए। या बंगाल में सीपीआई तो सरकार चलाई थी 34 सालों तक, उसमें आरसीपी था, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी था, उसमें और 2 छोटे मोटे संगठन थे, सीपीआई भी था। तो क्या उसने सीपीआई का चीफ मिनिस्टर बना दिया अगले टर्म में? तो मतलब या केरला में जब लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है अभी, तो क्या वो एक बार सीपीआईएम का चीफ मिनिस्टर होता है और अगले बार सीपीआई का चीफ मिनिस्टर होता है? नहीं होता है। तो इस कैंपस में रोटेशन का ऐसा कोई नियम नहीं है। मतलब कभी ऐसी शर्त थी ही नहीं, मतलब नहीं।
नहीं कभी कभी कोई ऐसी शर्त नहीं थी। इस कैंपस में एंटी फासिस्ट अलायंस को वो लीड करेगा जो जिसका एक पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन फासिज्म के खिलाफ होगा, जिसको कैंपस एक्सेप्ट करेगा, जो इस कैंपस का जिसका संगठन का स्ट्रक्चर बेहतर होगा, जिसका रीच आउट इस कैंपस में ज़्यादा बेहतर होगा, उसको करेगा। ये शर्तें हैं। जिसका कैंडिडेट मान के चलिए एक ऐसा कैंडिडेट हो जो लोगों के बीच का कैंडिडेट हो, इन सारी चीज़ों से तय होती है। वो इस बात से तय नहीं होती कि हम रोटेट करें। रोटेट करेंगे तो फिर एएसएफ को भी कल को मुझे देना पड़ेगा, डीएसएफ को भी देना पड़ेगा। तो सारे संगठन को फिर डेमोक्रेटिक राइट्स है कि वो प्रेसिडेंट सीट पे जाए। मतलब इस तो बार एक बड़ा नैरेटिव था कैंपस में कि इस बार एक टेस्ट हो ही जाए और पता चल जाए कि भाई दोनों में कैडर किनका सबसे बड़ा है। हाँ, नहीं कैडर तो जो ठीक है मान चलिए वो अलग बात है, बट ये है कि जनता के बीच में कौन है ना। जनता सिंपल सी बात है, जो उसके बीच में संघर्ष करता है। जेएनयू हमेशा संघर्ष करने वालों को चुना है और उसने आईएसएफ के इस यूनाइटेड लेफ्ट पैनल को चुना है, इसी बात से चुना है कि हम संघर्षों में उनके साथ हमेशा खड़े रहें। लगातार इस कैंपस में आईएसएफ के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई, लेकिन जनता ने उसको नहीं लिया। उनके सामने थे 4 संगठन थे, एसएफआई, एएसएफ, बापसा का एक धारा था। बापसा को बोलना गलत बात है कि बापसा ने खुद अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट खड़ा किया था, प्रेसिडेंशियल और जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर। तो बापसा उस अलायंस में कहीं था नहीं। बापसा का एक धारा था जो बापसा का नाम इस्तेमाल करके उसमें था, और पीएसए था। तो 4 संगठन उधर होने के बावजूद पूरे रिजल्ट को यदि आप निकाल के देखेंगे तो वो कई सारे पोस्ट पे तो चौथे पोजीशन पे आए। इवन इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे उनसे भी पीछे आए। अच्छा, लेकिन तमाम इन जीत हार के बावजूद क्या अगर हम ऐसे देखें कि आगे के जो संघर्ष होंगे उसमें क्या ये सारे वाम दल साथ लड़ेंगे? बिल्कुल, सिर्फ वाम दल नहीं, कैंपस में मुझे बिल्कुल भरोसा है इस कैंपस के तमाम स्टूडेंट्स पे, और वो स्टूडेंट्स ने वो भरोसा दिखाया है। एबीपी को इस कैंपस में हरा करके बहुत कम मार्जिन से जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे वो जीता गया। आज भी आप जो यूनिटी मार्च का कॉल है, मैं बतौर जेएनयू प्रेसिडेंट, उसका नाम ही यूनिटी मार्च है, और बतौर जेएनयू प्रेसिडेंट मैंने जितने भी इस कैंपस के संगठन हैं जो परिषद में नहीं है, जो भी प्रोग्रेसिव संगठन है, मैंने सारे संगठन के जो ऑफिस बेरर्स हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनको फ़ोन करके इस मार्च में बुलाया कि आप इस मार्च को ज्वाइन करिए। अभी के दौर में जितनी भी चीज़ें हुई है, एबीपी जीत करके यूनियन में आ गया, ये इस कैंपस के स्ट्रगल और इस कैंपस के सारे प्रोग्रेसिव संगठन की जिम्मेदारी है कि एबीपी का जॉइंट सेक्रेटरी दोबारा वो काम नहीं करे जो उन्होंने 2015-16 में किया था। भले ही ऑर्गेनाइजेशन का यूनिटी नहीं बन पाया, लेकिन संघर्षों का यूनिटी जरूर बनेगा। अच्छा, सोशल मीडिया पे बहुत तरह की चीज़ें चल रही हैं और आप तक पहुंच रही होगी जाहिर तौर पे। जैसे लोग कह रहे हैं कि आरएसएस के खिलाफ इतना बोल रहे हैं नए जेएनयू के अध्यक्ष, लेकिन उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा है, जो कि आरएसएस ही इसको गवर्न करती है। और उसके अलावा लोग कह रहे हैं कि बीएचयू में ये आदमी मोदी का समर्थक हुआ करता था। तो चलिए मान लीजिए कि अगर वो आपका पास्ट सच भी है, तो ये चीज़ें कैसे बदली? और मतलब स्वाभाविक है, चीज़ें बदलती रहती हैं, लोगों के विचारधारा बदलते रहते हैं। कैसे इन चीज़ों को देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि कभी मोदी का समर्थक नहीं था, ठीक है, या बीजेपी का समर्थक नहीं था। इसको मैं शुरू से शुरू करता हूँ। 2014 का ये वक्त है, मैं उस वक्त 9वीं क्लास में था, ठीक है, और वो समझिए 2014 का वेव है जहाँ पे मैं अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो वहाँ पे वही मोदी का एक फैसिनेशन इमेज जो मोदी मीडिया ने क्रिएट किया है वो मैं देख रहा हूँ। टीवी न्यूज़ चैनल खोल रहा हूँ तो वही देख रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ तो वही देख रहा हूँ, स्कूल में अगर टीचर से पूछ रहा हूँ तो वही देख रहा हूँ। तो उस दौर में बस मुझे ऐसा लगा कि हाँ एक उम्मीद है 9वीं क्लास का एक स्टूडेंट के बतौर की चीज़ें बदलेंगी। ये नहीं कि राम मंदिर बन जाएगा, उस वक्त भी ऐसा नहीं लगा कि कश्मीर जो है उसको भारत में मिला लिया जाएगा। उस वक्त भी जो उम्मीद थी वो ये उम्मीद थी कि मेरे गांव में एक बेहतर स्कूल होगा, हर एक ज़िले में एक बढ़िया यूनिवर्सिटी होगा, बहुत अच्छी सड़कें होंगी, जो बुलेट ट्रेन का नेटवर्क है मेरे गाँव के बगल से गुजरेगा। तो ये उम्मीद के साथ जो है वो देखने की चीज़ें समझ में मतलब आई थी। तो उस सेंस में जो है मुझे लगा कि चीज़ें बदलेंगी। फिर वो आप समझिए कि आरएसएस के स्कूल से निकला तो अब ये था कि आरएसएस स्कूल में पढ़ा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है उस जिस शहर से मैं हूँ, मैं 7वीं साल की उम्र से घर से बाहर हूँ, क्योंकि गांव के स्कूल में एडमिशन लिया, वहाँ बहुत कुछ पढ़ाई होता नहीं था, तो पापा को मैं बोला कि बाहर एडमिशन कराइए जहाँ ठीक ठाक पढ़ाई हो। तो बगल के मैं बुआ के यहाँ रहता था जो शहर में रहती है फॉरबिसगंज में, तो उनके घर पे रहता था मैं। 7 साल की उम्र में घर से निकला था, बगल में एक स्कूल था आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल, तो मैंने 4 क्लास तक वहीं पढ़ाई की। फिर उसके बाद वही एक स्कूल था लोकेलिटी में जो ठीक ठाक स्कूल था, एक सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, कम फीस भी था उसका, उस वक्त बहुत कम ही था। एक दूसरा भी था एमपीएस था मिथिला पब्लिक स्कूल, और उसके सामने ये बरक्स था। तो पता नहीं लोगों को लगा घर वालों को कि ये आरएसएस का स्कूल है, संस्कारी स्कूल है, दिस दैट करके, तो उन्होंने वहाँ पे एडमिशन करवा दिया मेरा। स्कूल में तो समझिए कि बच्चों का एक फॉर्मेटिव ईयर से उसमें क्या ही बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगी। उसमें एक वाक्य जो बहुत शेयर करने लायक है, क्लासमेट ही था मेरा, वो मुस्लिम समुदाय से आता था,
तो जो प्रेयर्स होते थे हमारे स्कूल में लंबे समय चलते थे, 1-1 घंटे, 1.5 घंटे चलता था, बिठा-बिठा करके प्रेयर करवाते थे। तो उसमें सारे स्टूडेंट जब निकल गए तो क्लास टीचर जो थे उन्होंने उसको रोका, बोला कि तुम रुको, मैं तुमसे बात करना है। पता नहीं मैं क्यों भाप लिया चीज़ों की कि हाँ कुछ तो होने वाला है, लेकिन फिर बाद में जब प्रेयर खत्म हुआ तो मैं उससे पूछा कि तुमको क्या बोले टीचर ने। तो टीचर ने उनको ये बोला कि तुम जब प्रेयर करते हो तो अपनी आँख खोल के रखते हो और हाथ नहीं जोड़ते हो। तो यूनिवर्सल ये रूल है कि तुमको प्रेयर में करना होगा, इवन तो तुम्हारा फेथ नहीं बिलीव करता है तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती थी। मैं उसे बोला था कि तुमको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा फेथ इसमें नहीं है। जिसका फेथ है वो करेगा, तुम्हारा फेथ नहीं है तो तुम क्यों करोगे? तो ये सारी चीज़ें स्कूल में होती थी, लेकिन बहुत आरएसएस क्या है, बीजेपी क्या है, ये सब बहुत कुछ समझ में उतना नहीं आता था। 11th-12th पास करते-करते बीएचयू जब पहली बार मैं गया फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ कुछ ऐसे-ऐसे वाक़या हो रहा है कि जैसे रिज़र्वेशन के खिलाफ जो हमारे कुछ हॉस्टल मेट्स हैं जो प्रकाश चाहते हैं, वो कुछ आर्गुमेंट दे रहे हैं। तो वो बहुत बुरा लगता था कि मतलब एक ही साथ रह रहे हैं, हम लोग भी वो बोलते थे रिज़र्वेशन से आने वालों के पास मेरिट नहीं है। तो ऐसी-ऐसी बातें बोलते थे, तो मैं आता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो फिर धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें कि मोदी क्या है, बीजेपी क्या है, आरएसएस क्या है, तो एक टेक्स्ट पढ़ना शुरू किया तो फिर चीज़ें समझ में आनी। तो वहीं से एक वामपंथ की तरफ कि इसका अल्टरनेटिव मॉडल क्या है, तो अल्टरनेटिव मॉडल के बतौर एक सोशलिस्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन और तमाम चीज़ें जो थी वो बेसिक समझिए कि एंटी मोदी वहीं हो गया। अब एंटी मोदी के बाद किस धड़े में जाऊँगा वो तो बहुत बाद में तय होगा कि हाँ लेफ्ट के धड़े में जाना है कि वो जाना है। तो उसके अल्टरनेटिव के बतौर लेफ्ट का ही एक धड़ा मिला और वही वक्त था जब मैं ये भी तय कर लिया कि मुझे यूपीएससी या आईएएस नहीं करना है, क्योंकि स्टेट के स्ट्रक्चर से डिसइंचेंटमेंट हो गया कि ब्यूरोक्रेसी के पास अपनी कोई ऑटोनॉमी नहीं है। हो सकता है मेरा इंटेंशन बहुत अच्छा होगा कि मैं आईएएस बन के ये काम कर दूंगा, ये काम कर दूंगा, लेकिन उस इंटेंशन के बतौर उस स्ट्रक्चर में मैं बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो स्टेट के स्ट्रक्चर में जाकर के चेंज लाने की बहुत जरूरत जो है वो ऐसा लगा कि संभव नहीं है। तो वो आईएएस का भी दौर वहाँ से छटा और फिर वही वक्त था कि हमारे हॉस्टल से जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो 2 लोगों का जेएनयू में चयन हुआ। एक का इकोनॉमिक्स में और एक एसआईएस में हुआ, मास्टर्स के कोर्स में, और पूरे मतलब समझिए कि बीएचयू में हल्ला हो गया कि 2 लोग का जेएनयू में चयन हुआ। तो फिर ये आया कि जेएनयू ये क्या चीज़ है भाई, कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो फिर उसको सेकेंड ईयर तक आते-आते वही सीनियर सबसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, जेएनयू ऐसा विश्वविद्यालय है, ये होता है, वो होता है, तमाम चीज़ें। फिर सेकेंड ईयर के लास्ट तक आते-आते मैंने ये तय कर लिया कि मुझे पीएचडी करना है, रिसर्च करना है और जेएनयू जाना है। फिर उसके बाद लास्ट जो थर्ड ईयर था उसमें पूरी तरीके से उसी की तैयारी की। तो ये एक पूरा मतलब दौर रहा। अभी जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें चल रही है उसमें ये है कि आपके चाचा विधायक हैं नरपतगंज से, जयप्रकाश यादव। उनका एक बयान छपा किसी एक मैगज़ीन में, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि कन्हैया भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया आगे चल के, तो हमारा भतीजा भी धीरे-धीरे करके आ जाएगा। थोड़ा-सा ये बताइए चाचा के साथ रिश्तों में कैसे चाचा हैं? क्या बातचीत होती है? क्या बधाइयाँ मिली, नहीं मिली? क्या कुछ थोड़ा मतलब अब आप ही बताइए। एक तो हमने एक पक्ष सुना, दूसरा पक्ष सुनना बाकी है। उसमें मसला ये है कि अगर रिश्ते के बतौर पे जाएँ तो जैसे मेरे दादा हैं, तो दादा के एक चचेरे भाई के बतौर एक दादा हैं, ठीक है? तो उनके वो बेटे हैं, बट घर हम लोग का आस-पास ही है, तो काफ़ी है कि पारिवारिक रिश्ता है हमारा। राजनीतिक आइडियोलॉजी के बतौर, विचारधारा के बतौर बहुत डिफरेंसेस हमारे बीच में, और उनका कैंपेनिंग भी हुआ था आई थिंक 2020 अक्टूबर में जो चुनाव हुआ था बिहार का। मेरे परिवार के लगभग सारे लोग, परिवार के लोग खड़े हैं उनके नाम पे, वो चुनाव प्रचार में गए थे, लेकिन मैं उस चुनाव प्रचार में बिल्कुल नहीं गया था। जबकि उस वक्त मैं आयशा से जुड़ा भी नहीं था, क्योंकि 2020 का वक्त है, अक्टूबर में चुनाव हुआ, जेएनयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ है, तो आयशा से मैं जुड़ा भी नहीं था उस वक्त। लेकिन सारे हमारे भाई जो भी हैं वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि हमारे चाचा खड़े हैं इस टाइप से, ठीक है, दूर के ही लेकिन गांव के हैं, रिश्ते में हैं, तो ये वहाँ पे चला। बाकी वो जो बोल रहे हैं तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, कोई मतलब नहीं है इन सारी बातों का। उनको ऐसा लगता है कि वो चले जाएंगे भाजपा में। हम तो उम्मीद करते हैं कि वो उनकी विचारधारा बदले, वो समझे कि भाजपा कितना कॉम्युनल है, कास्टिस्ट है, या वो जिस समाज से आते हैं, जिस पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, भाजपा पूरी तरीके से रिजर्वेशन के खिलाफ खड़ी हुई है, देश में दंगे फैलाते हैं, आपके बगल के जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं उनके खिलाफ दंगे भड़काते हैं या जिस तरीके से मजदूरों का शोषण करती है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि उनकी विचारधारा बदले और वो भाकपा माले ज्वाइन कर ले या कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ले। तो मैं उनको ऑफर करता हूँ कि वो अच्छी राजनीति करें, इस बात को समझें कि भाजपा कितना कॉम्युनल है, कितना कास्टिस्ट है, और वो जिसकी राजनीति करते हैं वो उनके समाज को भी बर्बाद कर देगा। लेकिन क्या बधाई अभी तक दिया? बधाई तो दिए होंगे, नेता लोगों की आदत होती है कि एटलीस्ट वो फोन करके बातचीत क्या हुई है अभी तक? हाँ बिल्कुल, उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, बोले बोले ठीक है आप बधाई दे रहे हैं, अच्छी बात है,
तो ठीक है, मतलब क्या है, मतलब बधाई दे रहे हैं, उनको पता है कि मेरी विचारधारा क्या है, तो यही था। बाकी ये तो चलता ही रहेगा, उसमें नहीं, क्या है। लेकिन एक चीज ये भी होती है ना कि जैसे मान लीजिए कि उन्होंने जो बयान दिया, अब हर हम्म, जगह ये कि अरे ये तो भाजपा विधायक का ने जो भतीजा है वो जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष हम्म। बना है और वो लेफ्ट में है, तो आपने फोन करके ये नहीं कहा कि ऐसे बयान मत दीजिए, थोड़ी क्रेडिबिलिटी हमारी भी खराब हो जाती है। नहीं नहीं, मैं उनको बोला कि देखिए आप जो बयान जो भी दे रहे हैं वो तो आपकी बात है, आप अपने तरीके से बयान दे रहे हैं। उनकी तो अपनी सोच, क्या कहते हैं, आज़ादी है कि वो क्या बयान दें, मैं उनको क्यों ही रोकूंगा। अच्छा, एक चीज बहुत हो रहा था कि अब जैसे बिहार और मिथिला प्राइड की बात भी बहुत हो रही थी, कई फेसबुक पोस्ट में पढ़ रहा था, तो ऐसे ही जब मैं आपका इंटरव्यू करने आ रहा था तो मिथिला के हमारे एक साथी उन्होंने पूछ दिया है कि जब आप जाइएगा तो नीतीश से ये पूछिएगा कि अगर बिहार में ही अगर अच्छी यूनिवर्सिटी कोई अगर होती तो क्या वो जेएनयू पढ़ने जाते। अब वहाँ पे अब जितने भी जिनको सुविधाएं मिली नहीं वही लोग बिहार से जेएनयू आए हैं, अब उन्होंने ही उनको चुना है, तो क्या मतलब सुविधाओं के अभाव में मतलब ये सच में अगर उन्होंने ये सवाल पूछा कि जाके ये पूछ लीजिएगा उनसे कि अगर सब कुछ वहाँ बेहतर होता बिहार में तो क्या नीतीश जेएनयू आते। सही बात है, ये तो एक प्रकार से फोर्स्ड माइग्रेशन है। मतलब बिहार के लोगों को नौकरी के लिए फोर्स्ड माइग्रेशन करना होता है, शिक्षा के लिए फोर्स्ड माइग्रेशन करना होता है, उनको इवन घूमने के लिए भी जाना हो तो फोर्स्ड माइग्रेशन करना होता है, कि अब पर्यटक स्थल भी बिहार में नहीं है कुछ जगहों को छोड़ करके। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बेहतर यूनिवर्सिटी होगी तो क्यों ही कोई अपने घर को छोड़ करके बाहर निकलेगा। बाकी हाँ, ये अलग बात है कि उससे भी बेहतर शिक्षा कोई लेना चाहता है तो उसके जो टॉप इंस्टीट्यूशन है वो जाने की कोशिश करता है। अगर कोई जेएनयू में पढ़ रहा है तो जेएनयू देश की बेहतर यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये लोग यहाँ से ऑक्सफोर्ड निकल के, हार्वर्ड निकल के भी पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय देश के हर एक जिले में होनी चाहिए। लेकिन हम सरकार को देख रहे हैं कि आज जिले में क्या, वो जो इकलौता जेएनयू बचा है उसको भी लगातार फंड काट करके, हेफा का लोन मॉडल इंट्रोड्यूस करके जो है बर्बाद करने का और बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जीत के बाद सबसे पहले आपने फिलिस्तीन का झंडा उठाया था और हम्म। आप जानते हैं कि जब भी ये झंडा उठाया जाता है तो किस तरह के नैरेटिव बनते हैं, तो जब आपने उससे पहले उससे एक दिन पहले एक घटना घटी जब विद्यार्थी परिषद के लोगों पे आरोप लगा कि उन्होंने फिलिस्तीन का झंडा फाड़ा और प्रो इजराइल नारे लगे थे, तो क्या उसका एक रिटेलिएशन था, एक गुड फेथ में वो चीज़ें आपने दिखाई कि आपने जिस चीज़ को फाड़ा उसके खिलाफ एक जीत, मतलब उसके खिलाफ आपने एक जीत दर्ज की और उसके सिंबल के थ्रू आपने जीत। बिल्कुल, देखिए अगर हमारा इसराइल के साथ विरोध है तो वहाँ की जो सरकार है, जो वहाँ की सत्ता है, जो लगातार फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध छेड़े हुई है, जो वहाँ के लोगों को मार रही है, उसके खिलाफ है। हम इसराइल के खिलाफ विरोध करने में कभी इसराइल के फ्लैग को नहीं जलाते हैं, या इसराइल के झंडे को हम नहीं जलाते हैं, या उसको अपने पैर के नीचे नहीं दबाते हैं। हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं क्योंकि वहाँ पे जो लगातार हिंसा हो रहा है, जो वॉर, वन साइडेड वॉर इसराइल के द्वारा किया जा रहा है, हम उसकी सॉलिडारिटी में फिलिस्तीन की जनता के साथ खड़े हैं। अब जिस तरीके से, और भारत का भी हम स्टैंड हिस्टोरिकली देखते हैं तो वो हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, ना कि इसराइल के साथ खड़ा है। लेकिन ये मोदी जब से चुनाव जीत करके आए हैं, उसके बाद एक लगातार जो उनका एक जेनोसाइडल स्टेट है इसराइल, उनका स्टैंड वो इसराइल के साथ ज़्यादा दिख रहा है, ना कि फिलिस्तीन के साथ दिख रहा है। और उसी के प्रवक्ता के बतौर इस कैंपस में एबीवीपी खड़ा है, जो उस दिन फिलिस्तीन का झंडा जलाया। और इसी कारण से, इस सॉलिडारिटी में, कि आज हम यहाँ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, उसके बावजूद हो सकता है कि कई लोग की वहाँ पे इस दौरान मौत हो गई होगी, कई जर्नलिस्ट मार दिए गए हैं जो फिलिस्तीन के भी नहीं थे, रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे देश के दुनिया भर के अलग अलग कोने से, उनको मार दिया गया। उनके बावजूद जब इजराइल ने ये बोला कि हाँ हम सीज फायर कर रहे हैं, सीज फायर के बावजूद ईद के दिन जब लोग जश्न मना रहे हैं, उस तमाम दुखों में बावजूद, उस गम के बावजूद, उस दिन उन्होंने हमला किया, हॉस्पिटल्स पे हमले किए। वॉर का भी अपना एक लिमिटेशन होता है, जस्ट वॉर का अपना एक लिमिटेशन होता है कि आप कम से कम हॉस्पिटल पे अटैक नहीं करें। हॉस्पिटल पे उन्होंने अटैक किया, पत्रकारों को उन्होंने मारा है, बच्चों को नहीं छोड़ा है। तो उस तमाम, और ये हिस्टोरिकली हो रहा है, फिलिस्तीन की ज़मीन को जिस तरीके से लगातार इजराइल छीनते हुए पहुंच गया है, और पूरी तरीके से ज़मीन को छीन करके उसको एक कोने में धकेल दिया गया है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। और उसी सॉलिडारिटी के साथ कि भले ही एबीवीपी इस कैंपस में जो दिखाना चाहता है कि जेएनयू का इमेज वो है, लेकिन हम उसके अल्टरनेटिव के बतौर इस कैंपस में दिखाना चाहते हैं कि जेएनयू और उसका स्टूडेंट्स हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, उसके संघर्षों के साथ खड़ा है, उसकी आज़ादी के साथ खड़ा है। अच्छा, अब थोड़ा सा कैंपस पे आते हैं, हम हर साल देखते हैं कि छात्र संघ अध्यक्ष कोई बनता है उसके बाद में आप लोग फिर से जीत के आते हैं कि एक रूटीन प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया के तहत हमेशा लेफ्ट यूनिटी या लेफ्ट का एक अध्यक्ष बनता रहता है, लेकिन सिचुएशन बहुत ज़्यादा
बदलता नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, वो फंड कट का मसला हो या फिर जितनी भी चीज़ों के खिलाफ आप प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं। तो कैसे अपने कार्यकाल को आप थोड़ा अलग करने की कोशिश करेंगे जिसमें कुछ इम्पैक्ट दिखे? देखिए, ये तो कहना बहुत ही वो होगा कि जो पुराने यूनियन थे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। जेएनयू में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, है ना? जो लगता है कि बाहर के लोगों को कुछ ये बहुत जेएनयू है, हो ही जाएगा। अगर आज इस कैंपस में महिलाएं रात में 2 बजे निकल करके अपने हॉस्टल से सड़कों पे घूम ले रही है, तो वो भी इस कैंपस में लेफ्ट के आंदोलन की जीत है। यदि आज इस कैंपस में लड़कियां वो कौन सा कपड़ा पहनना चाहती है मेस में जाते वक्त, अपने क्लासरूम में जाते वक्त, या वो किस हॉस्टल में रुकना चाहती है, किस हॉस्टल में अपने दोस्त से मिलना चाहती है, अगर वो हो रहा है तो इस कैंपस में वामपंथ के आंदोलन की जीत है। इस कैंपस में 2019 में फ़ी हाइक किया गया। अगर वो फ़ी हाइक हो गया होता तो एक-एक सेमेस्टर की फ़ीस 60,000 से ऊपर चली गई होती। लेकिन इस कैंपस में लेफ्ट का यूनियन खड़ा था, इस कैंपस का एक-एक स्टूडेंट खड़ा था जो उन्होंने इसका विरोध किया और इस कैंपस में फ़ी हाइक रुका। आज हमारे जैसे लोग और कई सारे लोग इस कैंपस में नहीं पढ़ पाते। जेएनयू में नॉर्थ गेट के बाहर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस कैंपस के 80% लोग। बट वो इस कैंपस के यूनियन की जीत। अगर पिछले ही यूनियन की हम बात करें, 4 सालों बाद इस कैंपस में चुनाव हुआ। बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि सीयूटी आया है और हो सकता है कि एबीपी चुनाव जीत करके आ जाए। उसके बावजूद लेफ्ट यूनिटी की एक ज़बरदस्त इस कैंपस में जीत, लगभग सारे पोस्ट पे 500 से 1000 का अंतर रहा। और उसके बाद इस कैंपस में इतने सारे क्रैकडाउन के बावजूद, जहाँ लगातार फंड कट हो रहा है, जहाँ पे लगातार डिबेट और डिसेंट को दबाई जा रही है, इस यूनियन में आते ही साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट के केस हुए, यूनियन उसके साथ खड़ा रहे। उसके बाद इस कैंपस में लगभग 300 से 350 जो स्टाफ थे, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स, उनको रातों रात यहाँ पे निकाल दिया गया, यूनियन उसके साथ खड़ा रहा, सबको वापस किया गया। उसके बाद इस कैंपस में 16 दिनों का भूख हड़ताल हुआ। भूख हड़ताल एक चार्टर ऑफ डिमांड्स को लेकर के हुआ, कई यूनिवर्सिटी स्ट्राइक हुआ। भूख हड़ताल में कई सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन माना, ये अलग बात है कि वो बाद में मुकर गए। इस पूरे पश्चिमाबाद में जब आते होंगे तो कहीं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। पूरे पश्चिमाबाद में साबरमती से लेकर के चंदभागा तक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। पीएसआर, जिसको पहले लोगों को पीछे से जंगलों के रास्ते जाना होता था, वो सामने से कॉन्फिडेंट होकर के जाते हैं। एक डेमोक्रेटिक पब्लिक स्पेस का जो एक्सेस होना है, जिसका डेमोक्रेटिक राइट्स है लोगों का, वो एक्सेस उनको मिला। इस कैंपस में एडमिनिस्ट्रेशन और वाइस चांसलर जो हर जगह घूम-घूम करके ये बोलती थी कि जेएनयू मुफ्तखोर है, फ्रीबीज़ उठाते हैं ये लोग, उनको 16 दिनों के भूख हड़ताल के बाद ये लिख करके देना पड़ा यूजीसी को कि जो एमसीएम हमारा 2000 है वो बढ़ के 5000 होना चाहिए। जेएनयू ने अपना प्रिंसिपल पोजीशन इस बात पे बनाया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बराक हॉस्टल है हमारे सामने, 10 सालों से ये बन रहा था। 2014 के यूनियन जब आयशा का था, तो कॉमरेड आशुतोष के भूख हड़ताल और उस पूरे यूनियन के भूख हड़ताल के बाद वो बराक हॉस्टल के लिए फंड मिला। फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ-कहाँ जा कर के एनओसी लेना और तमाम चीज़ें यूनियन ने किया। उसके बाद वो हॉस्टल बनना शुरू हुआ। फिर 2000 इस यूनियन में जा कर के जब 16 दिनों का भूख हड़ताल हुआ, तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि हमें 3 महीने चाहिए तमाम तैयारियों को करने के लिए। 3 महीने खत्म हुए, उसके बाद डीयूएस पे ऑक्यूपाई चला 16 दिनों तक। ऑक्यूपाई यूजीसी के तर्ज पे ऑक्यूपाई डीयूएस चला और 16वें दिन ऑक्यूपाई के भूख हड़ताल पे आयशा के 9 साथी धनंजय जेएनयू प्रेसिडेंट के नेतृत्व में बैठे और 9 साथियों के भूख हड़ताल के बैठने के बाद तीसरे दिन जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन नोटिस निकालता है कि हम बराक हॉस्टल खोल रहे हैं और आज बराक हॉस्टल आवंटित है और स्टूडेंट्स को वो मिला हुआ है। तो ये उन तमाम क्रैकडाउन के बावजूद, जहाँ पे आप डीयूएस के सामने भी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं तो आप पे फाइन लग सकता है, आप पे इंक्वायरी बैठ सकती है, आप गेट के बाहर जाएंगे तो आपको नॉर्थ गेट से ही डिटेन कर लिया जाएगा। और उन तमाम संघर्षों में जो कैंपस के बाहर के मसले हैं, चाहे वो जब बिल्किस बानो के रेपिस्टों को बीजेपी ने माला पहना करके जो है बधाइयाँ दी, या जब इस वक्फ के बिल को लाया गया, जब संभल में मुसलमानों को मारा गया, जब तमाम जगह मंदिरों के नीचे, जब मस्जिदों के अंदर खोद करके मंदिर खोजा जा रहा था, हर वक्त जब चरखी दादरी में बंगाली मुस्लिम माइग्रेंट वर्कर्स को वहाँ के जो राइट विंग फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उन्होंने मारा, मॉब लिंचिंग हुआ, तो जेएनयू इशू से 25 लोगों की टीम गई वहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए। तो ये यूनियन का जो है सफलता है कि कैंपस के अंदर उन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे को लेकर के संघर्ष हमेशा करते रहना, उस क्रैकडाउन के बावजूद जो जेएनयू पे हमला इस भाजपा, आरएसएस और एबीपी के द्वारा हो रहा है, और कैंपस के भीतर जिस तरीके से जेएनयू हमला झेल रहा है, उस तरीके से अलग अलग इस देश के समुदाय भी झेल रहे हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, उनकी सॉलिडारिटी में भी यूनियन हमेशा खड़ा रहता है। तो ये इस यूनियन की जीत है और ये कोई मंडेन रूटीन प्रैक्टिस नहीं है कि इस कैंपस में लेफ्ट की जीत हो रही है। ये 365 दिन 24 घंटे और एक एक सेकेंड का संघर्ष है जो इस कैंपस में और जेएनयू को
पिछले 10 साल से जो भाजपा बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, जेएनयू को खत्म करने की कोशिश कर रही है, उसके बावजूद जेएनयू के वामपंथ के आंदोलन ने, वामपंथ और लेफ्ट के मूवमेंट ने इस कैंपस में उस भाजपा को भी मजबूर किया है कि उसके उस तमाम नफरत के बावजूद उसको एनआरएफ की रैंकिंग में जेएनयू को टॉप पोजीशन देना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नीतीश, जेएनयू छात्र संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष। इन्होंने कैंपस के तमाम मुद्दों से लेकर बिहार के चुनाव पे भी हमने इसे बातचीत की। घर परिवार का क्या बैकग्राउंड है, घर परिवार के लोग इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, बीएचयू की अपने शिक्षा दीक्षा और जेएनयू आने का पूरा सफ़र, मतलब जिन भी चीज़ों पे इनसे बातचीत हो सकती थी उन तमाम चीज़ों पे इन्होंने हमसे बातचीत की। आप देख रहे थे खबर गाँव। कैमरे के पीछे थी हमारी साथी निवेदिता और रितेश। नमस्कार।